हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे। तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है आपके सामने। द टर्म नैरोबी पैकेज इज रिलेटेड टू। नैरोबी पैकेज शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से संबंधित है। ऑप्शन बी है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन से संबंधित है। ऑप्शन सी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। या फिर ऑप्शन नंबर डी है यूरोपियन यूनियन। तो नैरोबी पैकेज किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो जल्दी से आंसर लिखिए लाइव चैट में अभी। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब नैरोबी पैकेज है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केन्या के नैरोबी में 15 से 19 दिसंबर 2015 को आयोजित विश्व व्यापार संगठन के 10वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की समाप्ति किससे हुई? नैरोबी पैकेज से हुई। इस सम्मेलन के परिणामों को ही नैरोबी पैकेज के रूप में जाना जाता है। तो नैरोबी पैकेज किससे संबंधित है? विश्व व्यापार संगठन से। 2015 में आयोजित की गई थी केन्या के नैरोबी में विश्व व्यापार संगठन का 10वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन, और इसकी समाप्ति किससे होती है? नैरोबी पैकेज से। इसमें कृषि, कपास पर मंत्री स्तरीय फैसले और अल्प विकसित देश से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। इसमें विकासशील देशों के लिए विशेष सुरक्षा तंत्र, खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक भंडारण, कृषि निर्यातों के लिए निर्यात सब्सिडी को समाप्त करने और कपास से संबंधित उपायों के प्रति प्रतिबद्धता को शामिल किया गया। एलडीसी यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से निर्यातों को निर्धारित करने के मानदंड और सेवा क्षेत्र में एलडीसी को अधिमान्य व्यवस्था के संबंध में भी निर्णय लिए गए थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले विश्व व्यापार संगठन के कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं जो कि याद रखना जरूरी है। सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को। ये सभी फैक्ट्स आपके टिप्स पर होनी चाहिए, तो जरूर याद कर लें कि विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन है? एंगोजी ओकोंजो इवेला। ठीक है, एंगोजी ओकोंजो इवेला जो कि नाइजीरिया की हैं। एंगोजी ओकोंजो इवेला पहली अफ्रीकी अधिकारी होने के साथ साथ विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली महिला भी प्रथम है। तो जो एंगोजी ओकोंजो इवेला है वो अफ्रीका से विश्व व्यापार संगठन में महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। इसमें अभी सदस्य कितने हैं? 164। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which one of the following tax is levied by the union and collected and appropriated by the states of India? निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और भारत के राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? ऑप्शन है पैसेंजर एंड गुड टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी या फिर टैक्सेस ऑन न्यूज़पेपर। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से बताइए कि ऐसा कौन सा कर है, इन ऑप्शंस में से कौन सा कर है जो सेंटर के द्वारा लगाया जाता है, यूनियन के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन कलेक्ट उसे स्टेट द्वारा किया जाता है।
तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टैम्प ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द कंट्री हैविंग वीकेस्ट सेकेंड चैम्बर इन द वर्ल्ड, वो कौन सा देश है जिसका दूसरा चैम्बर सबसे कमज़ोर है? आपको ये बताना है। यूएसए है, ब्रिटेन है, फ्रांस है या फिर कनाडा है। तो कौन सा देश है जिसका सेकेंड चैम्बर सबसे कमज़ोर है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर लिखिए आप लोग। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अन्नापोलिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड टू सॉल्व, अन्नापोलिस सम्मेलन किसके समाधान के लिए हुआ था? ऑप्शन ए है ब्रेक्जिट इशू ऑफ ब्रिटेन, ऑप्शन बी है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन सी है ईरान न्यूक्लियर इशू और ऑप्शन डी है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। अन्नापोलिस सम्मेलन किसके समाधान के लिए हुआ था? आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के लिए अन्नापोलिस सम्मेलन हुआ था ताकि शांति की स्थापना की जा सके। ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन संबंध के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द टेन्योर ऑफ द अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का, 4 वर्षों का, 2 वर्षों का या फिर 5 वर्षों का? अमेरिका के प्रतिनिधि सभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जल्दी से आंसर कीजिए इसका। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 ईयर, 2 वर्षों का होता है कार्यकाल अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच प्रोवाइड्स फॉर अडल्ट सफरेज, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 326, आर्टिकल 325, आर्टिकल 327 या फिर आर्टिकल 328। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से बताइए कि भारतीय संविधान में वो कौन सा अनुच्छेद है जो ये वर्णन करता है कि भारत में वयस्क मताधिकार होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन होगा। और आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। जल्दी से अभी बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही इसका आंसर भी दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का, और इसके साथ ही ये भी आंसर बताइए जल्दी से। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 326 में ये वर्णन किया गया है कि भारत में निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा और भारत में 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई है मतदान की आयु? 61वें संविधान संशोधन 1989 से। ठीक है, संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 लोकसभा
और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ऐसा ये वर्णन करता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 326। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, द इनइक्वालिटी टर्म्ड बाय रूसो एज कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। रूसो द्वारा किस असमानता को पारंपरिक असमानता कहा जाता है? पॉलिटिकल इनइक्वालिटी को, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ऑप्शन सी है सोशल इनइक्वालिटी, या फिर ऑप्शन डी है इंटेलेक्चुअल इनइक्वालिटी। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से आप लोग लिखिए। क्या ये राजनीतिक असमानता है, आर्थिक असमानता है, सामाजिक असमानता है, या फिर बौद्धिक असमानता है? वो किस प्रकार की असमानता को पारंपरिक असमानता कह रहे हैं? आपको यह आंसर करना है, जल्दी से लिखिए। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सोशल इनइक्वालिटी को यानी सामाजिक असमानता को वो कन्वेंशनल इनइक्वालिटी यानी पारंपरिक असमानता कह रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ फियर, हु सेड दिस? न्याय भय का शिशु है, ये किसने कहा है? सेफालस ने कहा है, थ्रेसिमिकस ने कहा है, पॉलीमार्कस ने कहा है, या फिर ग्लूकोन ने कहा है? तो इनमें से किसने ये कहा है कि जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ फियर, न्याय भय का शिशु है? तो आप बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? रिपब्लिक, जो कि प्लेटो की रचना है, इसमें वो जस्टिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जस्टिस की बात करने के कारण ही इस बुक को कंसर्निंग जस्टिस भी कहा जाता है। इस बुक में जस्टिस के इर्द गिर्द ही ये बातें चलती हैं, इनकी डायलॉग फॉर्म में ये लिखी गई हैं, और इसमें ये सभी पात्र हैं उसमें। तो इनमें से किसने ये परिभाषा दी न्याय की कि न्याय भय का शिशु है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोन ने यह कहा है कि न्याय भय का शिशु है, जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ फियर। तो रिपब्लिक में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि प्लेटो जस्टिस की बात करते हैं कि एक आदर्श राज्य में न्याय की बात करते हैं, तो उस पर अलग अलग लोगों ने क्या क्या बातें कही उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो न्याय की परंपरावादी धारणा से कौन जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं सेफालस। ठीक है, उनके अनुसार न्याय क्या है, उन्होंने न्याय की क्या डेफिनेशन दी? तो सेफालस ने कहा कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है कि किसने क्या कहा। सेफालस ने कहा कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है, और उनके पुत्र पॉलीमार्कस ने क्या कहा कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति को वह देने में है जो उसके लिए उचित है। इस धारणा का विवेचन करने से यह अर्थ निकलता है कि न्याय एक ऐसी कला है जिसके द्वारा मित्रों की भलाई और शत्रुओं की बुराई की जाती है। तो सेफालस ने क्या कहा कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है। पॉलीमार्कस ने क्या कहा कि मित्रों के साथ भलाई और शत्रुओं के साथ बुराई करना ही न्याय है। जिसके लिए जो दे है उसे वही देना उचित है। तो ये थे न्याय की परंपरावादी धारणा से जुड़े हुए। न्याय की उग्रवादी धारणा से कौन जुड़े हुए हैं? थ्रेसिमिकस। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि न्याय की उग्रवादी धारणा से कौन जुड़े हुए हैं? तो थ्रेसिमिकस जुड़े हुए हैं। इनके अनुसार न्याय क्या है? न्याय शक्तिशाली का हित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थ्रेसिमिकस का आपको याद रखना है, न्याय शक्तिशाली का हित है।
अब न्याय की व्यवहारवादी धारणा कौन देते हैं? न्याय की व्यवहारवादी धारणा से जुड़े हुए हैं ग्लूकोन। ग्लूकोन का मानना है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है। मनुष्य ने प्राकृतिक अवस्था में उत्पन्न अन्याय को दूर करने के लिए ही समझौता किया। वे ना तो अन्याय करेंगे और ना ही अन्याय को सहन करेंगे। ग्लूकोन का तर्क है कि न्याय एक कृत्रिम व्यवस्था है। ठीक है, न्याय एक कृत्रिम व्यवस्था है जिसकी उत्पत्ति का आधार क्या है? भय। ग्लूकोन कहते हैं कि न्याय भय की संतान है। यह दुर्बलों की आवश्यकता है ताकि वे शक्तिशाली के विरुद्ध अपनी रक्षा कर सके। अतः ग्लूकोन के अनुसार न्याय दुर्बल का हित है ताकि वो शक्तिशाली से अपनी रक्षा कर सके। तो ग्लूकोन क्या कह रहे हैं कि न्याय भय के कारण उत्पन्न हुआ है। न्याय भय की संतान है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप वॉज प्रोपाउंडेड बाय। संवैधानिक नागरिकता की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? आपको ये बताना है। बर्लिन के द्वारा की गई है, ऑक्सफोर्ड के द्वारा, लिस्फार्ट के द्वारा या फिर हैबरमास के द्वारा। किसने कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप को प्रोपाउंड किया है? जल्दी से बताइए। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, हैबरमास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10। द ब्यूरोक्रेसी इज अ सर्कल फ्रॉम विच नो वन कैन एस्केप। नौकरशाही एक ऐसा चक्र है जिससे कोई भी बच नहीं सकता है। और आपके ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, आर.के. मर्टन, जेम्स डी मूनी। तो किसने कहा कि नौकरशाही एक ऐसा चक्र है जिससे कोई भी बच नहीं सकता है? किसका ये स्टेटमेंट है? जल्दी से बताइए। तो उसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स ने ये कहा है कि नौकरशाही एक ऐसा चक्र है जिससे कोई भी बच नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स टू सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया आर एंश्योर्ड बाय। सिविल सेवकों को भारत में संवैधानिक सुरक्षा उपाय किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं? अनुच्छेद 310 के द्वारा, अनुच्छेद 311 के द्वारा, अनुच्छेद 312 के द्वारा या फिर अनुच्छेद 313 के द्वारा। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से लिखिए आप लोग कि कौन सा वो आर्टिकल है जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं सिविल सर्वेंट्स को। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 311। क्वेश्चन नंबर 12 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 की कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए है इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंस, प्रांतों में द्वैध शासन। ऑप्शन बी है इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द सेंटर, केंद्र में द्वैध शासन। और ऑप्शन सी है इंट्रोडक्शन ऑफ इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इम्पीरियल विधान परिषद की शुरुआत। और ऑप्शन डी है अबोलिशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम एंड माइनॉरिटी, मुस्लिम और अल्पसंख्यक के लिए पृथक निर्वाचकों का उन्मूलन। तो क्या है इसके राइट आंसर कि भारत शासन अधिनियम 1935 की इनमें से कौन सी विशेषता है? जल्दी से बताइए आप लोग। तो आई होप आप लोगों ने आंसर लिख दिया होगा। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द सेंटर, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। प्रांतों में किससे हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में की गई थी। और केंद्र में कब की गई थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन कब बनाया गया था? 1909 के द्वारा। ठीक है, ये उन्मूलन है, 9 के द्वारा लागू किया गया था पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को स्थापित किया गया था 1909 के द्वारा। 1909 के अधिनियम को और क्या कहते हैं? पार्लियामेंटो रिफॉर्म। 1919 के अधिनियम को क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार।
तो ये सब याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए राइट आंसर क्या बताया मैंने? ऑप्शन नंबर बी। केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने असर्शन और रीजन का। तो ध्यान से पढ़िए असर्शन और रीजन को और बताइए इसके लिए क्या है राइट आंसर। ऑप्शंस आपके इधर दिए गए हैं, तो इधर से देखकर बताइए आप लोग। असर्शन क्या दिया गया है? जुडिशियल रिव्यू इज अ प्रोसेस टू रेस्ट्रेन द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग पावर विच मे नॉट बी सैंक्शन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और रीजन दिया गया है द सोर्स ऑफ द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कथन दिया गया है, हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन को। न्यायिक समीक्षा कार्यपालिका और विधायिका के उन कार्यों पर प्रतिबंध लगाने की एक प्रक्रिया है जिसे संविधान द्वारा मंजूरी प्रदान नहीं की गई है। कारण दिया गया है भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का स्रोत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 खंड 2 है। जल्दी से बताइए क्या ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है? ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। और ऑप्शन डी है आर सही है लेकिन ए गलत है। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से लिखिए। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्रॉमिस ऑफ पॉलिटिक्स 1993 किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 14 है ये। द प्रॉमिस ऑफ पॉलिटिक्स 1993 किसकी रचना है? फ्रांस फेनन की है, हन्ना आरेंट की है, एक्विनास की है या फिर हैबरमास की है? तो किसकी ये रचना है द प्रॉमिस ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि 1993 में पब्लिश होती है? जल्दी से इसके ऑथर का नाम लिखिए आप लोग। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हन्ना आरेंट। हन्ना आरेंट की ये बुक है द प्रॉमिस ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि 1993 में पब्लिश होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इन आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है? मतलब क्या है क्वेश्चन का, समझिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आर्टिकल 19 में स्पेसिफिक रूप से नहीं लिखा है। उसके सब पार्ट में आ सकता है लेकिन स्पेसिफिक रूप से नहीं है। 6 अधिकार दिए गए हैं, तो उनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है फ्रीडम ऑफ प्रेस, ऑप्शन बी है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ऑप्शन सी है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और ऑप्शन डी है फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली। प्रेस की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। तो इनमें से कौन सा नहीं है आर्टिकल 19 में विशेष रूप से उल्लिखित? जल्दी से आंसर कीजिए इसका। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस की स्वतंत्रता को विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है। अब आप लोगों को क्रम से याद करना है कि आर्टिकल 19 में कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो 6 अधिकार आपको अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 किस अधिकार के अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। स्वतंत्रता का अधिकार आपको आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दिया गया है, तो आपको ये याद रखना है। सबसे पहले एक बार मौलिक अधिकारों को देख लेते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक हैं। तो आप लोगों को 6, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 6 मौलिक अधिकार हमें संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, आर्टिकल क्या है इसका? 14 से लेकर 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार,
कौन से आर्टिकल से है? 19 से लेकर 22 तक। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 23 और 24 में। चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ तक है? आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है समानता का अधिकार। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल संस्कृति और शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 29 और 30 में। संस्कृति व शिक्षा के अधिकार के बाद कौन सा अधिकार है आपका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो कि आपका 32 में है और जिसे BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, इसमें 5 तरह के रिट जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कर सकती है आर्टिकल 226 यानी 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट कर सकती है आर्टिकल 32 के तहत। तो ये तो हुई कुछ बेसिक सी बातें। अब हम जानते हैं, याद करते हैं कि आर्टिकल 19 के जो अधिकार हमें 6 दिए गए हैं उन्हें क्रम से याद करते हैं। आर्टिकल 19 में आपको 6 अधिकार दिए गए हैं और उन्हें हम लोग क्रम से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अधिकार कौन सा आता है? सबसे पहला आप सभी को पता होगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जहां पर हम सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब हम किसी मुद्दे पर बोल सकते हैं। मान लीजिए हमने किसी मुद्दे पर बोला, तो हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमने किसी मुद्दे पर बोला, लेकिन मेरे सिर्फ एक के बोलने से कुछ नहीं होगा। तो हमने क्या किया? शांतिपूर्ण, बिना हथियार सभा की। शांतिपूर्ण रूप से और बिना हथियार के क्या की? सभा की, ताकि कुछ और लोग हमारे साथ आ सके। ठीक है, तो शांतिपूर्ण बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता है दूसरा अधिकार, हमें आर्टिकल 19 के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपका, अब हमने सभा की, अब हम आगे एक स्टेप और बढ़ेंगे और क्या करेंगे? संघ बनाएंगे। तो संघ बनाने की स्वतंत्रता, ताकि कुछ और लोग जुड़ सके जो उस मुद्दे पर बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता हमें दी गई है। तीसरा अधिकार कौन सा है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, और उसके बाद संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब इसके बाद क्या करेंगे? हमने संघ भी बना लिया, तो अब हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें इसे अगर हम पूरे भारत में इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, पॉपुलर करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? तो हमें आवागमन का अधिकार है। हम भारत के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। आवागमन की स्वतंत्रता। पांचवा क्या है? अब हम जहाँ जाएंगे वहाँ हमें बसने की स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, आवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो पांचवा क्या है? बसने की स्वतंत्रता। छठा क्या है? अब जब हम किसी राज्य में गए हैं, वहाँ पर हम निवास कर रहे हैं, तो हमें अपनी रोजी रोटी के लिए आजीविका के साधन अपनाने पड़ेंगे, ताकि हम अपना रोजी रोटी चला सके। तो क्या करने का अधिकार है? किसी भी आजीविका को अपनाने का अधिकार है। ठीक है, किसी भी आजीविका को अपनाने का अधिकार है। तो ये 6 हैं आपके। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्ण बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है आवागमन की स्वतंत्रता, पांचवा है निवास करने की स्वतंत्रता, और छठा है आपका
आजीविका अपनाने की स्वतंत्रता। तो ये 6 अधिकार आर्टिकल 19 में आपको दिए गए हैं हम सभी भारत के नागरिकों को, तो हमें ये ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ आज के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो आप लोग फीडबैक अपना शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको आज के क्वेश्चंस कैसे लगे। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।